क्या आपके बच्चे का डायग्नोज माइल्ड टू मॉडरेट में हुआ है और उस कैटेगरी के लिए हमें घर पर किस तरह से इंटरवेंशन प्लान बनाना है और माइल्ड टू मॉडरेट का एक्चुअली मीनिंग क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में जो बच्चे डायग्नोज होते हैं उनको किस तरह से डील किया जाए घर पर और उनकी क्या मुश्किलें होती हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे जब माइल्ड केस होता है तो बच्चे या तो स्लाइटली माइल्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बॉर्डर लाइन पर होना, कि ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ ऐसा मिसिंग है, लेकिन हम वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मिसिंग है कि बच्चा बाकी बच्चों से अलग बिहेव करता है। माइल्ड ऑटिज्म में अक्सर बच्चे का कुछ मिसिंग है जो हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है, और ये तब हम कर सकते हैं जब हम बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और बीइंग ए मदर हम बच्चे को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई इशू तो नहीं है, क्या वो बाकी बच्चों से अलग तो नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा ज़रा सा भी आपको ऐसा फील होता है तो ज़रूरत है हमें बच्चों को समझने की और उस पर काम करने की। क्योंकि माइल्ड ऑटिज्म में बच्चे चाहे कितने भी कैपेबल हों, लेकिन उनकी कुछ डिफ़िकल्टीज रहती हैं जो वो बताते नहीं हैं, और ये चीज़ ही उन्हें आगे चलकर उनके फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती है, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह बन सकती है। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें शुरू में देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कह दिया जाता है कि बच्चे के चाचा या बुआ को, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं बच्चे की प्रॉब्लम को, और उनका मानना होता है कि बच्चा बोल ही नहीं रहा है। लेकिन ना बोलना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ऑटिज्म का, और हमें इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। कि या वो किसी बात को समझता नहीं है, आपकी छोटी छोटी कमांड्स को नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, मम्मा फंक्शनल नहीं बोल रहा है, अगर आपको देखता है तो मम्मा नहीं बोलता है, अकेले में वो माँ कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है। ऐसा नहीं है कि माइल्ड ऑटिज्म में बच्चों को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं, उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और उनको सोशल एरियाज़ में भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनके बिहेवियर्स इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन लेवल जो है माइल्ड में, अगेन मैं कहूँगी कि वो काफ़ी कम रहता है, कि अगर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो बहुत कम होती हैं। बच्चे इंडिपेंडेंट जी सकते हैं, उन्हें अपने रोज़ के काम करने में शुरू में शायद थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होगी, लेकिन आगे चलकर उन्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तब अक्सर बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल लाइफ उनकी काफ़ी इफेक्ट होती है आगे चलकर अगर उन चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए। कहते अनडायग्नोस्ड भी रहते हैं क्योंकि ऑटिज्म का पता नहीं चलता है। कई बार पेरेंट्स इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ कर भी वो इग्नोर कर देते हैं, या फिर स्कूल में भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बच्चे का आपके साथ रहना एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप बच्चे को अच्छे से समझें कि उसकी क्या परेशानियां हैं। माइल्ड ऑटिज्म केस में, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट अगर आपका बच्चा डायग्नोज हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है लेकिन वो मॉडरेट की तरफ जा रहा है। अगर उसे सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया, उसके साथ वो वर्क नहीं हुआ जो उसको चाहिए, तो एक इंटरवेंशन प्लान माइल्ड ऑटिज्म बच्चे के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी विषय में मैं आज बात करूंगी और यह बताऊंगी कि अगर अनट्रीटेड हम छोड़ देते हैं माइल्ड ऑटिज्म को, इसे इग्नोर कर देते हैं, बच्चे मॉडरेट की कैटेगरी में जाने लगते हैं। बहुत से पेरेंट्स मुझे इसके रिगार्डिंग कॉल करते हैं कि बच्चा बोलता है, सब कुछ करता है, स्कूल भी जा रहा है, लेकिन स्कूल में वो कुछ सीख ही नहीं रहा। बच्चे को घर पे काम करवाया जाता है तो वो काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन अगर स्कूल में उसको वो काम करवाया जाता है तो बच्चा काम करता ही नहीं है। हम उस वजह को समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा स्कूल में काम क्यों नहीं कर रहा है और घर पर हमारे साथ वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हम बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसे स्कूल में बिल्कुल नहीं मिल रहा, और यही एक बड़ी वजह होती है बच्चों में लर्निंग ना आने की। बच्चे स्कूल में उस हिसाब से लर्न नहीं कर पाते हैं जिनका उनकी कैपेबिलिटी होती है, जितना उनका पोटेंशियल होता है, उस हिसाब से बच्चे नहीं सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सीखने को लेकर समस्या है, सिर्फ उन्हें अटेंशन ज़्यादा चाहिए, उन्हें हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लेकिन बच्चों को अगर समझ ना भी आए तो ऑटिज्म में कभी भी बच्चे, चाहे माइल्ड ऑटिज्म में भी है, बच्चे नहीं बताते हैं। और यही बात घर पर है कि अगर घर पर आप मदर बच्चे के साथ में अकेले में काम करें तो बच्चा शायद सब कुछ कर देगा। स्कूल में अगर कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है तो घर पर आप उसे ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं यूँ कहूँगी कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि घर पर उन डिफ़िकल्टीज़ पर काम करें, क्योंकि स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है लेकिन वहाँ पर वो 20-40% ही लर्न कर पा रहा है। बाकी चीज़ें आपको घर पर सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसे घर पर अगर 100% देते हैं तो आपके बच्चे आगे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और बच्चे रिकवर भी कर जाते हैं। और माइल्ड ऑटिज्म ऐसा केस होता है कि बच्चे
एक सही लाइफ जी सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। हमें लगता है कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, सारी बातें करता है, हमारी बात का जवाब दे देता है, लेकिन अपनी तरफ से वो कोई बात नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है, क्योंकि बच्चे खुद से बोलना, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा थिंकिंग बच्चों में कम होती है, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। थिंकिंग की मैं बात करूँ, उनके प्ले स्किल्स की भी बात करूँ, तो ये एक चीज़ उनमें कम रहती है अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है। तो ज़रूरी होता है हमें बच्चों की थिंकिंग पर काम करना, उनको स्पीच लैंग्वेज की ऐसी एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ देना, घर पर ही उन्हें विजुअल्स प्रोवाइड करके वो एक्टिविटीज़ करवाना जो शायद आपका बच्चा नॉर्मल वे में नहीं सीख पाएगा। वो चीज़ें आप घर में उसे उसके वे में सिखाएंगे। स्टार्टिंग में माइल्ड बच्चों को भी कई बार स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, हम वो एजुकेशन बच्चों को घर पर ही देंगे। ये इसके पास क्या है? फिश। और ये क्या है? फिश बाउल। वेरी गुड। फिर क्या करेगा ये? क्या करेगा? फिश को बाउल में डाल देगा। दूसरा एक चीज होती है कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स लैक रहते हैं, कि बच्चे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि किसी की बात को लिसन करके फिर बोलना, और कई बार जवाब देते हैं तो बहुत ही अनरिलेटेड से उनके आंसर्स होते हैं। हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, वो थैंक यू बोलेगा, हम क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे। घर में अगर काम कर रहे हैं तो घर पर आप उसके साथ में 5 से 10 मिनट ज़रूर से बात कीजिए। चाहे आप किसी चीज़ को माध्यम बना, किसी चीज़ के साथ में उसके बात कीजिए, उसकी थिंकिंग को देखिए, वो कितना सोच पा रहा है। उसकी, इसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं, कि बच्चे के साथ में बात करना। अगर आपका बच्चा छोटा है तो बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत होती है। जब बच्चे एडल्ट्स, बड़े हैं या टीनेजर है आपका बच्चा और माइल्ड में है, तो हमें ज़रूरत होती है बच्चे के साथ में CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, जिसमें हम बच्चे की IQ पर काम करते हैं, उसकी रीजनिंग पर काम करते हैं। स्टार्टिंग से ही आप बच्चे के लेवल के हिसाब से उसे ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो उसके लेवल के हैं, और बच्चा क्या उन्हें समझ पा रहा है। कब करते हैं के? बर्थडे पे। आपका बर्थडे कब था? कब था आपका बर्थडे? क्योंकि 2 वे प्रोसेस में, कम्युनिकेशन में बच्चे खुद से अपनी तरफ से बोले या क्वेश्चन करें, वो पॉसिबल नहीं होता है। माइल्ड ऑटिज्म में भी इस चीज़ को लेकर बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है। अगर बच्चे के साथ में आप शेडो टीचर बनकर जा रही हैं तो बाकी बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन ज़रूर करवाइए। ये नहीं कि हमें बच्चे के साथ में ही रहना है, दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से उसे बात करनी है, किस तरह से उन्हें ग्रीट करना है, यही चीज़ें उनको आगे हेल्प करती हैं उनकी सोशल डेवलपमेंट में। क्योंकि बच्चा वहाँ पर स्कूल में सिर्फ सीखने के लिए नहीं जाता है, लर्निंग जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल बच्चे की डेवलपमेंट होना और इमोशनल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस एरिया में माइल्ड बच्चों को भी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। ऑटिज्म भी कहा, स्लाइट ऑटिज्म कहा जाता है, बॉर्डर लाइन पर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा बॉर्डर लाइन पर है या माइल्ड में है तो वो डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट और अच्छी लाइफ जी सकता है, अगर हम शुरुआत में उन पर इन स्किल्स पर काम करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल है कि बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने में डिफ़िकल्टी होती है, कि बच्चा दूसरों इशारों को समझना, जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को समझना, वो नहीं समझ पाते हैं। तो हमें कुछ ऐसी वर्कशीट्स बच्चों के साथ में करनी है, या खुद ही मॉडलिंग करके बच्चों को अलग अलग एक्सप्रेशन बताना कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, आंखों के इशारे बताना, हैंड जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना। अगर फिंगर मुंह पर है तो इसका मतलब है क्वाइट, अगर इस थंब का मतलब है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी या मैं इसे एग्री करता हूँ। ये चीज़ें बच्चों को आपको सिखाना ज़रूरी है कि बच्चे इन जेस्चर्स को समझ पाएँ। सोशल कम्युनिकेशन बच्चों के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी सीख समझ पाएँ और उसे यूज़ कर पाएँ। ऐसी वर्कशीट के साथ में, विजुअल के साथ में बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने लगते हैं, बॉडी लैंग्वेज को समझती हैं। वेरी गुड। को ज़रूरत है उसके IQ पर काम करने की। IQ से रिगार्डिंग बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है जिससे हम बच्चों की रीजनिंग, उनके लॉजिक स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ, ताकि बच्चे अपने आप से चीज़ों को समझना शुरू करें। बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना ज़रूरी है जिससे बच्चों के IQ पर काम किया जाए। ये पिक्चर एक्टिविटी है जो मेरी वर्कशीट है, जिसमें बच्चे को मैं पैटर्न दिखा रही हूँ कि इसके आगे ये 3 पैटर्न है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पैटर्न होगा। नीचे पैटर्न दिए गए हैं, बच्चे को आइडेंटिफाई करके बताना है। क्योंकि ये एक इनपुट उनको देना, ये एक स्टिमुलेशन उन्हें देना बहुत ज़रूरी है,
ताकि बच्चों के लिए आगे जो लाइफ है वो इजी हो सके। क्योंकि मॉडरेट में भी हम बच्चों के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा माइल्ड है तो हमारी एक्टिविटी स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएंगी। हम इन चीज़ों पर काम करेंगे क्योंकि बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारा टारगेट मेन फोकस होना चाहिए इन स्किल्स पर कि बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम किया जाए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया जाए, कि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जाए, उनके सोशल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि ये सभी चीज़ें ही बच्चों को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करती हैं। स्टार्टिंग में कई बार बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ बोलना शुरू करते हैं। इवन कि वो थिंकिंग स्किल्स जो है उनके वो भी इम्प्रूव होने लगते हैं अगर हम उनके साथ काम करते हैं। एक प्रॉपर इंटरवेंशन की ज़रूरत है आपके बच्चे को, जो आप उसे घर पर ही दे सकते हैं। You lost your toy. How do you feel? Sad. नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस स्कूल में खो जाता है क्योंकि वो बाकी बच्चों के हिसाब से चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर लगातार काम करते रहना कि यू कैन डू इट। एक एनकरेजमेंट उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है आप कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में अक्सर बच्चों को इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसी वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है, जिसका असर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर पड़ता है। और हमें घर पर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इन स्किल्स पर भी काम करना है ताकि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे और बच्चे कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि सक्सेस के लिए उनका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ होती है कि बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है आगे चलकर इन फ्यूचर, क्योंकि बच्चे चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और चीज़ें सामने से निकल जाती हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर घर पर भी आप ये चीज़ें, क्योंकि स्कूल में उस पर ध्यान कम उसको मिलेगा, अगर घर पर भी हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो आगे चलकर बच्चों को काफ़ी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन के इशू कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। एक उन्हें कहीं ना कहीं अपने में एक कमी लगती है कि मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, बाकी बच्चे कर रहे हैं। तो हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को समझना है, चीज़ें बतानी है, उसकी मुश्किलों को कम करना है। आपकी सपोर्ट उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे को कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है ये डिपेंड करता है उसकी डिफ़िकल्टीज़ पर, उसका लेवल क्या है, क्योंकि माइल्ड में भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं, बच्चे डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ के उनके साथ काम कीजिए, क्योंकि लेवल 1 में भी बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। इसके साथ एक चीज़ और होती है कि बच्चों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल कम होता है, बच्चे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उनको, चाहे बच्चे नाराज़ हैं, दुखी हैं, सैड हैं, हैप्पी हैं, तो वो इमोशंस को कंट्रोल करने में एक्साइटेड हैं तब भी। तो हमें इन चीज़ों पर भी काम करना है कि बच्चे को इमोशन के बारे में, इमोशंस सिर्फ बेसिक इमोशंस नहीं, अगर मॉडरेट है तो स्टार्टिंग में आप बेसिक इमोशंस पे काम करेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है तो हम स्टार्टिंग से हम उसे हर एक इमोशन के बारे में बताएंगे ताकि बच्चा अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस कर पाए। और इमोशंस को किस तरह से उसे कंट्रोल करना है, उसके लिए उसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे में इन स्किल्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बच्चे सीख पाएँ। अगर आप बीमार हो तो क्या करोगे? माइल्ड ऑटिज्म में भी बच्चों को अक्सर आई कांटेक्ट को लेने को प्रॉब्लम होती है, दूसरों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, उनसे रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो सोशल रूल्स को नहीं समझ पाते। इसके साथ ही कुछ रिपीटेड एक्शंस करते रहना, कुछ रिपीटेड बोलते रहना। नॉलेज उनकी अच्छी है, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान दें तो बच्चे काफ़ी चीज़ें सीख पाते हैं। और ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टिमुलेशन दें। जब हम उसके लिए कोई इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं तो हम बच्चे के लेवल के हिसाब से करें। इसके साथ ही बच्चों को कुछ सेंसी इश्यूज़ भी हो सकती हैं, ट्रांजिशन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने में भी कई बार मैंने देखा है कि माइल्ड बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझना कि बच्चे को कोई किसी तरह की कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है, या बच्चे को सेंसी को लेकर इश्यूज तो नहीं है, या फिर बच्चे को ट्रांजिशन को लेकर प्रॉब्लम तो नहीं है। हमें इन मुश्किलों को ज़रूर समझना है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी दी जाए। जिन बच्चों को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने में, फ्लेक्सिबिलिटी में बच्चों में कमी होती है, उन्हें प्रेडिक्टेबिलिटी देना ज़रूरी है। ज़रूरी है उनके सेंसी इश्यूज़ पर काम करना। घर पर उन्हें कुछ ना कुछ सेंसी एक्टिविटी ज़रूर दीजिए, इससे आप बच्चों की नीड को समझ पाएंगे। अगर आपका बच्चा एंजॉय करता है टेक्टाइल एक्टिविटीज़ को, आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय करता है,
तो आप समझ जाएंगे कि आपके बच्चे को इश्यूज हैं। तो हमें इस तरह से अलग अलग उसे टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल और ये चीज़ें देनी है ताकि हमें बच्चों की डिफ़िकल्टीज समझ आ सके कि उसे कोई किसी तरह का सेंसी इशू तो नहीं है। ऑटिज्म में बच्चों के जो ट्रेट्स हैं वो कई बार जब बच्चा छोटा है तब वो दिखते नहीं है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये ट्रेट्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। या मैं यूँ कहूँगी कि हमें लगने लगता है कि बच्चा मॉडरेट की तरफ जा रहा है, और बच्चा मॉडरेट की तरफ जा नहीं रहा है। वो हमारी जब हम बच्चे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में कोई उसे सही स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, तब ये एक वजह हो जाती है कि बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट जाना शुरू हो जाते हैं। और ये एक कंडीशन हमें बच्चों को, अगर स्टार्टिंग में हम इन चीज़ों को समझ आते हैं तो हमारे बच्चों में जो माइल्ड इवन की सिम्टम्स हैं वो भी कम होने लगते हैं और बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को रोकना है माइल्ड टू मॉडरेट जाने में, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट जाने का मतलब है कि आपका बच्चा रिग्रेस हो रहा है। रिग्रेशन से बचाना उसके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत होती है हमें घर पर बच्चों को रीडिंग राइटिंग करवाने की भी, उसके एकेडमिक स्किल्स पर काम करने की भी, क्योंकि हमने बच्चे की थिंकिंग, उसके IQ पर काम करना है, उसके सोशल डेवलपमेंट पे काम करना है। जो हम स्कूल में उसे कर सकते हैं या घर पर भी उसके साथ अगर हम बात कर रहे हैं, तब भी बच्चे सोशल रूल्स को समझते हैं, बात करना किस तरह से है वो समझते हैं। और इसके साथ ही ज़रूरी होता है कि बच्चों की एकेडमिक स्किल्स को भी घर पर इम्प्रूव करें, क्योंकि कई बार बच्चे पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। इवन कि माइल्ड केसेस में भी अगर आपका बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ता है तो पेंसिल पकड़ना उसे सिखाइए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे लिखना सीख जाते हैं बहुत जल्दी और उन्हें किसी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर बच्चों को समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे लाइन से बाहर लिख सकते हैं, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ ज़रूर दें, जिससे नहीं इसका से वेरी बच्चों को लर्निंग को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, जिसे हम डिस्लेक्सिया भी कहते हैं, जैसे कि लेटर्स रिवर्सल करना, लेटर को उल्टा पढ़ना। ये कॉमन चीज़ है, ये मॉडरेट में भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है बल्कि, लेकिन माइल्ड में हमें ये चीज़ें जल्दी पता लगती हैं क्योंकि बच्चे एकेडमिकली अच्छा कर लेते हैं। लेकिन इन डिफ़िकल्टीज़ को समझना कि बच्चों के विजुअल परसेप्शन पर काम करना ज़रूरी है ताकि बच्चों को इन चीज़ों को, लेटर्स को बच्चे सही से पढ़ें और सही से लिख पाएँ। इसके साथ ही ज़रूरी है बच्चों की मिड लाइन पर काम करना। लाइन का संबंध हमारे ब्रेन से रहता है। अगर हम बच्चे को मिड लाइन की एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चे का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो ब्रेन का है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। मिड लाइन पर काम करने के लिए बच्चों को कुछ ऐसी वर्कशीट्स दी जा सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं, जैसे कि बच्चे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ को यूज़ करें। जैसे कि बच्चे को लेफ्ट में देखना है कि कहाँ पर कलर है और राइट पर उसे उस जगह पर कलर सेम कलर करना है। 1 या 2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं तो हम बच्चे को अच्छे से समझ पाते हैं कि उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उन चीज़ों को ही हमें समझना है कि बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ क्या है और उन पर काम करना है ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मास्किंग करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करें, लेकिन उनकी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे वैसा नहीं कर पाते हैं, और वो खुद को नॉर्मल बनाने के लिए, खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए कई बार वो मास्किंग करते हैं। मास्किंग से बच्चे अपनी अंदर की पर्सनैलिटी को, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसे वो छुपाने की कोशिश करते हैं। में बच्चे जो 2 लोग दूसरे बोलते हैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कोई बात कर रहा है। आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है तो बच्चे मास्किंग जो है वो सीख लेते हैं कि मुझे किस तरह से खुद को नॉर्मल वे में प्रेजेंट करना है, किस तरह से नॉर्मली बिहेव करना है। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस रहते हैं। स्कूल में कई बार बच्चे कुछ ऐसे बिहेवियर्स करते हैं जो कि अननोटिस रहते हैं, जैसे कि बच्चा लगातार फिजिट कर रहा है, कई बार वो अननोटिस रहते हैं। हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल में जो चीज़ें नहीं सीख पा रहा है उसे हम घर पर काम करें, क्योंकि सोशल स्किल्स, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉन्वर्सेशन स्किल्स, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर आपको घर पर ही काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ज़रूरी है बच्चों को कॉपिंग स्किल्स सिखाना, क्योंकि कॉपिंग जिसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, ये चीज़ हमें बच्चों को सिखाने की, अगर अलग अलग सोशल सिचुएशंस है तो किस तरह से हमें वहाँ पर बिहेव करना है, अगर बर्थडे पार्टी पर गए हैं तो क्या करेंगे, वहाँ हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये हम क्वेश्चनिंग के थ्रू बच्चों को पूछ सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप बच्चों को सिखाते हैं अलग अलग सोशल सिचुएशंस के बारे में, वहाँ पर उसे कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ें हमें लगातार बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। कई बार माइल्ड ऑटिज्म को मिसडायग्नोज भी किया जाता है OCD के साथ में, या उसे कहा जाता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है, या फिर कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ADHD भी कहा जाता है। तो हमें बच्चे को, कि हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, ये एज ए मदर, एज ए पेरेंट हम समझ सकते हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, और
अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली बच्चे ज़रूर सीखते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट का मतलब मॉडरेट को नहीं, हम माइल्ड को रखेंगे ध्यान में और उस पर अगर हम काम करते हैं तो आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अनडिटेक्टेड रहती हैं या हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं या उनके साथ काम नहीं करते हैं तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है। तो इसीलिए इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्सट्रीम है माइल्ड, दूसरा जो किनारा है वो है मॉडरेट। इन दोनों इसके बीच में बहुत से बच्चे हैं, अबाउट 60 to 80% बच्चे जिनकी लाइफ बेटर हो सकती है अगर उन पर ध्यान दिया जाए और उन्हें एक प्रॉपर इंटरवेंशन दिया जाए। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करे लाइफ देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।